अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है पेरोक्सिसोम। हम पेरोक्सिसोम का फंक्शन देखेंगे विद द रेफरेंस ऑफ मेटाबॉलिज्म ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। पेरोक्सिसोम की अगर हम हिस्ट्री देखें तो उसे डिस्कवर किया था जे रॉडिन ने 1954 और ऑफिशियली उसे कंसिडर किया गया था एज ए सेल ऑर्गेनेली इन 1965 जब क्रिस्टन ने उसे डिस्कवर किया था, आइसोलेट किया था लीवर सेल से। किस प्रोसेस के थ्रू उसने आइसोलेट किया था? उसने सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू आइसोलेट किया था। फिर उन ऑर्गेनेलिस को उसने पेरोक्सिसोम का नाम दिया था। पेरोक्सिसोम का नाम इसे क्यों दिया था? क्योंकि इसमें ये जनरेट करता है और डिस्ट्रॉय करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और पेरोक्सिसोम जो फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किए गए थे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इन एनिमल सेल्स और इन प्लांट सेल्स। एनिमल सेल्स में 1950s में ऑब्जर्व किया गया इनको और प्लांट सेल में 1960s में। पेरोक्सिसोम अगर आप यहाँ पे डायग्राम देखें तो आपको पता चलेगा कि ये मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस होते हैं जो कि साइटोप्लाज्म में होते हैं ऑल यूकैरियोटिक सेल, और इनको माइक्रोबॉडीज़ भी कहते हैं। और इनको पेरोक्सिसोम्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके पास ऐसी साइट्स होती हैं जो कि सिंथेसाइज करती हैं और डिग्रेड करती हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को। और पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं वो वेसिकल्स की फॉर्म में, मतलब उस तरह से होते हैं जैसे वेसिकल्स होते हैं। उनके पास ऐसे एंजाइम होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को लाइक फैट्स। और हम दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि ये ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं मॉलिक्यूल्स की ब्रेकडाउन के लिए। और पेरोक्सिसोम्स जो होते हैं इनकी रेप्लिकेशन फिशन के प्रोसेस के थ्रू होती है, जो कि हम नेक्स्ट में आपको डिटेल में बताऊंगी। और ये लीवर और किडनी सेल में ज़्यादा अमाउंट में होते हैं जहाँ पे ये बाइल साल्ट और को प्रोड्यूस करते हैं और कोलेस्ट्रॉल की ब्रेकडाउन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रक्चर ऑफ पेरोक्सिसोम। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को देखें तो ये राउंड और ओवल शेप में होते हैं और रफली अरेंज हुए होते हैं इन द साइज ऑफ 0.2 to 1.7 माइक्रोमीटर। और इन वेसिकल्स में आप पेरोक्सिसोम में कह रहे डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम्स होते हैं। अबाउट 50 एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन पेरोक्सिसोम। और इसका नंबर और साइज़ जो होता है पेरोक्सिसोम का वो वेरी करता रहता है। वो वेरी क्यों करता है? क्योंकि इट डिपेंड ऑन द एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ पेरोक्सिसोम का वेरी करता है। और पेरोक्सिसोम के पास एक सराउंडिंग में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है जिसने पेरोक्सिसोमल मैट्रिक्स को इनक्लोज किया होता है। और पेरोक्सिसोमल मेम्ब्रेन जो होती है वो एक लिपिड बायलेयर होती है, ठीक है। और विच रेगुलेट कि क्या चीज़ एंटर होनी है और क्या एग्ज़िट होनी है इन पेरोक्सिसोम। नेक्स्ट जो हमारे पास है क्रिस्टलाइन कोर के बारे में देखेंगे कि वो क्या है। 32 पेरोक्सिसोमल प्रोटीन्स होती हैं जो कि पेरोक्सिसोम में होती है, जिसे हम पेरोक्सिन्स कहते हैं, जो कि पेरोक्सिसोमल फंक्शन को कैरी करती हैं या उसे मतलब उनके फंक्शन को परफॉर्म करती हैं। और इसके सेंटर में, पेरोक्सिसोम के सेंटर में एक क्रिस्टलाइट कोर होती है जो कि कुछ स्पीशीज़ में होती है, जैसे कि लीवर सेल्स में होती है रैट्स में, लेकिन ह्यूमन के लीवर सेल में ये एब्सेंट होती है। और पेरोक्सिसोम के पास होती थिकेस्ट मेम्ब्रेन होती है। जितने भी ऑर्गेनेलिस होते हैं सेल के, उनके पास ज़्यादा थिक मेम्ब्रेन होती है। और उसमें एक डेंस मैट्रिक्स होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा एंजाइम्स होते हैं जो इसके जितने भी इसमें फंक्शन परफॉर्म हो रहे होते हैं उसको कैरी करते हैं। और उन ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स में कैटालेज है, यूरेट ऑक्सीडेज है, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज है। और जो ह्यूमन में जो जीन होती है यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम की, वो मौजूद तो होती है लेकिन वो नॉन फंक्शनल होती है, वो फंक्शनल नहीं होती। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोकेशन अगर देखें, एनिमल सेल्स में डिफरेंट ऑर्गेनेलिस होते हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि सेंट्रियोल्स है, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, इसमें पेरोक्सिसोम भी हैं। और पेरोक्सिसोम का फंक्शन क्या है कि पेरोक्सिसोम और लाइसोसोम में जो एक सिमिलैरिटी होती है वो ये होती है कि इन दोनों में ही एंजाइम्स होते हैं, लेकिन लाइसोसोम के एंजाइम्स का फंक्शन क्या है वो डिफरेंट है, पेरोक्सिसोम के फंक्शन का एंजाइम वो डिफरेंट है। नेक्स्ट हम स्लाइड्स में देखेंगे इनमें सिमिलैरिटी क्या होती है और इनमें डिफरेंस क्या होता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पेरोक्सिसोम की लोकेशन कहाँ पे होती है, कहाँ पे लोकेटेड होता है, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारे पास पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन। पेरोक्सिसोम की फॉर्मेशन होती है फिशन के प्रोसेस के थ्रू, और इनके पास डीएनए नहीं होता और राइबोसोम्स नहीं होता, इसलिए ये सेल्फ रेप्लिकेटिंग भी हम इसे कह सकते हैं कि इनमें सेल्फ रेप्लिकेशन होती है। इनका लाइफ स्पैन 1 दिन का होता है। और पेरोक्सिसोम जो होते हैं वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बनते हैं, और जब बडिंग का प्रोसेस होता है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से सेपरेट होते हैं, तो वो फर्दर आगे पेरोक्सिसोम बन जाते हैं। लेकिन जब हम ये देखें अब जो हम फिशन के प्रोसेस के थ्रू देखें तो इससे तो हम यही आइडिया लगा सकते हैं कि ये इनकी सेल्फ असेंबली होती है, ये खुद से सेल्फ रेप्लिकेशन इनमें होती है। पेरोक्सिसोम में जब फिशन का प्रोसेस होता है, फिशन का प्रोसेस क्या होता है, जब एक चीज़ आगे फर्दर आगे 2 मतलब मॉलिक्यूल्स में ब्रेक हो जाती है। मतलब अगर एक पेरोक्सिसोम क्या है और ऑर्गेनेली एक है सेल में, तो फर्दर आगे 2 में डिवाइड हो रहा है, तो हम इसे कहेंगे फिशन का प्रोसेस है। अब हमने इस स्लाइड में देखना है कि ये डिफरेंट कैसे होते हैं लाइसोसोम से। सिमिलैरिटी क्या और डिफरेंस क्या है। आप सिमिलैरिटी में क्या होता है कि लाइसोसोम का दूसरा ऑर्गेनेली सिमिलर होते हैं। डिफरेंस या सिमिलैरिटी आप कह लें, वैक्यूल्स की तरह जो पेरोक्सिसोम होते हैं वो भी डाइजेस्ट तरह से होते हैं। एक तो ये फिजिकली सिमिलर होते हैं लाइसोसोम की तरह, दूसरी इसमें सिमिलैरिटी क्या होती है कि लाइसोसोम में भी एंजाइम होते हैं, पेरोक्सिसोम का स्ट्रक्चर सिमिलर होता है। बट लेकिन कैसे होते हैं लाइसोसोम से, वो भी 2 तरह से डिफरेंट होते हैं। सबसे पहले है ऑक्सीजन रिक्वायर होती है सेल्फ रेप्लिकेशन, लेकिन लाइसोसोम को नहीं होती। एंड लाइक माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो प्रोटीन होती है फ्रॉम पेरोक्सिसोम, जबकि जो लाइसोसोम होते हैं वो गोल्गी ऑपरेटस से आती है। ठीक है, और अनलाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट वो ये है कि पेरोक्सिसोम के पास ऑक्सीडेज एंजाइम होते हैं, इनको ऑक्सीजन रिक्वायर होती है, जबकि लाइसोसोम के पास हाइड्रोलेज एंजाइम होते हैं। पेरोक्सिसोम में कुछ एंजाइम्स होते हैं, उनमें से सबसे पहला जो एंजाइम है वो है हमारे पास कैटालेज एंजाइम। कैटालेज एंजाइम का काम क्या होता है, उनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। पेरोक्सिसोम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड की प्रोडक्शन भी करनी होती है और उसकी ब्रेकडाउन भी करनी होती है। ये मैं आपको नेक्स्ट उसके फंक्शन में डिटेल में बताऊंगी कि कैसे उसकी प्रोडक्शन होती है, कैसे उसकी ब्रेकडाउन होती है, और जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो वो फिर इसको कन्वर्ट कर देता है ऑक्सीजन और वाटर में। जो नेक्स्ट मेरे पास डी अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है, वो क्या काम करता है, डी अमाइनो एसिड ऑक्सीडेज एंजाइम का काम होता है कि उसने ऑक्सीडाइज करना होता है अमाइनो एसिड को और प्रोड्यूस करना होता है अमोनिया एंड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। थर्ड जो हमारे पास एंजाइम है वो है यूरेट ऑक्सीडेज। यूरेट ऑक्सीडेज एंजाइम जो है वो कैटलाइज करता है यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन को और उसकी ऑक्सीडेशन करके उसको नेक्स्ट हमारे पास एलेंटोइन फंक्शंस हैं। एलेंटोइन एक केमिकल कंपाउंड है पहले इन प्लांट्स, और यूरेट ऑक्सीडेज जो है डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड हम इसे कह सकते हैं कन्वर्जन ऑफ रिएक्टिव ऑक्सीजन बैक्टीरिया से लेके मेम्बर्स तक। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज कौन सी होती है, इनएक्टिव होता है। मैंने पहले हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी आ जाता है एंजाइम प्रेजेंट होता है, ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है लेकिन रिएक्टिव होती है। जो किसी भी और मॉलिक्यूल के साथ इजीली रिएक्ट कर लेती है और जो हो जाती है, ये वाली रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज होती हैं यूरेट की, ये डैमेज करती हैं आरएनए डीएनए को, और जब यूरेट ओवर प्रोडक्शन हो जाए नहीं होगा तो उसके सेल डेथ भी हो जाती है नहीं होगी, और समटाइम के रिजल्ट में डैमेज भी आता है कि जो ह्यूमन में ज़्यादा अमाउंट में पेरोक्सिसोम जमा हो जाएगा, एक्यूमुलेट हो जाएगा ब्लड में। उनके पास बहुत से ऐसे एंजाइम्स होते हैं, उसके रिजल्ट में क्या होगा, बहुत से फिजियोलॉजिकल इफेक्ट भी करते हैं और इसकी ब्रेकडाउन भी करते हैं सिस्टम पे। मोस्टली नेक्स्ट हम ये स्टेप का बहुत ज़्यादा इफेक्ट कैसे इसकी जनरेशन होती है, प्रोडक्शन होती है और डीजनरेशन होती है हाइड्रोजन पेरोक्साइड की विद 2 एंजाइम्स। वो 2 एंजाइम्स कौन से, एक कैटालेज है एंड डी अमाइनो ऑक्सीडेज है। इसका अगर हम स्टेप 1 देखें तो पेरोक्सिसोम जो है वो यूज़ करता है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को किसी भी ऑक्सीडेटिव रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, अब जो डी अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को। कैटालाइज कैसे करता है, वो यूज़ करता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन और कंबाइन करता है इसको हाइड्रोजन के साथ। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाते हैं तो वो एक सबस्ट्रेट बनाते हैं जिसको हम नाम देते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। ठीक है, अब इसमें हमने यही देखना था कि इसकी प्रोडक्शन कैसे हो रही, डीजनरेशन कैसे हो रही। प्रोडक्शन में कौन सा एंजाइम हेल्प कर रहा है, प्रोडक्शन में हमारे पास अमाइनो ऑक्सीडेज एंजाइम हेल्प कर रहा है जो कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रिएक्शन के बाद बनाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। नेक्स्ट हमारे पास स्टेप 2 है, इसमें कैटालेज एंजाइम यूज़ करेंगे। जो कैटालेज एंजाइम है वो यूज़ करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ऑक्सीडाइज करने के लिए फिनॉल, फॉर्मेल्डिहाइड और अल्कोहल को।
ठीक है। और जब ज़्यादा अमाउंट में हमारे पास हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्यूमुलेट हो जाती है तो जो हमारे पास कैटालेज एंजाइम होता है वो कैटालाइज करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड को इनटू वाटर एंड ऑक्सीजन, ठीक है। मतलब एक में हमारे पास क्या हो रही थी, फॉर्मेशन हो रही थी, जो स्टेप 1 था उसमें हमारे पास एक एंजाइम इसकी फॉर्मेशन करा था, जो सेकंड स्टेप है उसमें कैटालेज एंजाइम क्या कर रहा है इसको डिजनरेट कर रहा है, ठीक है। ये दोनों अब आपको फंक्शन क्लियर हो गए होंगे कि जो हमारे पास रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है उसको डिफरेंट एंजाइम्स फॉर्म कैसे कर रहे हैं, उसको डिजनरेट कैसे कर रहे हैं। लास्ट स्लाइड में जब मैंने आपको बताया था कि कौन कौन से एंजाइम प्रेजेंट होते हैं पेरोक्सिसोम में, तो उसमें यूरिक एसिड ऑक्सीडेज का भी मैंने आपको बताया था कि वो एब्सेंट होते हैं ह्यूमंस में और वो ऑक्सीडेशन करते हैं यूरिक एसिड की। अब इसमें हम डिटेल में देखेंगे कि यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। अभी आपको इसकी इक्वेशन से पता चल जाएगा कि यूरिक एसिड की ऑक्सीडेशन कैसे हो रही है। जब यूरिक एसिड ऑक्सीजन और वाटर रिएक्ट करेंगे तो वो बना देंगे 5 हाइड्रोक्सी आइसोरेट और एक वाटर मॉलिक्यूल। और उसके बाद कुछ और एंजाइम है जैसे हाइड्रोलेज और डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम है, वो अगेन इस 5 हाइड्रोक्सी आइसोरेट को कन्वर्ट करेंगे एलेंटोइन में एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एलेंटोइन का मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये केमिकल कंपाउंड है जो कि प्लांट्स में होता है। सेकंड जो फंक्शन है पेरोक्सिसोम का वो है डिटॉक्सिफिकेशन करना टॉक्सिक कंपाउंड्स की। वो टॉक्सिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, पहले तो हम ये देखें पेरोक्सिसोम ज़्यादातर लिवर और किडनी में होते हैं क्योंकि वहाँ पे उन्होंने डिटॉक्सिफिकेशन का प्रोसेस ज़्यादा करना होता है थ्रू द एंजाइम। वो एंजाइम कौन सा है, कैटालेज एंजाइम, जिसने ऑक्सीडेशन करके डिटॉक्सिफिकेशन करनी होती है। पेरोक्सिसोम डिटॉक्सिफाई करता है ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अल्कोहल। हाफ ऑफ द अल्कोहल कौन सी, जो कि एक पर्सन ड्रिंक करता है डेली, उसकी हाफ जो अल्कोहल होती है उसको डिटॉक्सिफाई करता है पेरोक्सिसोम। और इसकी मेम्ब्रेन में कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं जो कि ब्रेक डाउन करते हैं टॉक्सिक मटेरियल की इन द सेल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड फंक्शन है वो है बीटा ऑक्सीडेशन। बीटा ऑक्सीडेशन क्या होती है, ये एक मेजर फंक्शन है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव रिएक्शन होता है पेरोक्सिसोम में जिसमें ब्रेकडाउन होती है लॉन्ग चेन फैटी एसिड मॉलिक्यूल की। बीटा ऑक्सीडेशन में क्या होता है, जो अल्काइल लॉन्ग चेन होती है फैटी एसिड की उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है और आफ्टर ब्रेकडाउन वो कन्वर्ट हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम में। देन ये एसिटाइल कोएंजाइम कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसीटेट में और कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसीटेट से और बना देता है सिट्रेट। ये आपने पढ़ा होगा एफएससी में, साइकिल्स आपने पढ़े थे, उन साइकिल्स में आपने ये प्रोसेस पढ़ा था। आई थिंक क्रेब्स साइकिल में ये था कि जब एसिटाइल को एंजाइम ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलता है तो सिट्रेट बनाता है। देन ये सिट्रेट जो होता है ये डायरेक्टली फिर एंटर हो जाता है साइकिल में, ठीक है। और हाइड्रोजन जो पेरोक्साइड है वो एक बाई प्रोडक्ट होती है बीटा ऑक्सीडेशन में। और जो बीटा ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है जिसमें लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो होती है वो कन्वर्ट होती है, उसकी ब्रेक डाउन हो जाती है, ठीक है। और जो बीटा ऑक्सीडेशन है वो यूज़ की जाती है, मतलब ये एक प्रोसेस जो है वो यूज़ किया जाता है कोलेस्ट्रॉल के सिंथेसिस में भी और डिफरेंट अदर कंपाउंड्स के सिंथेसिस में भी। नेक्स्ट हमारे पास जो फंक्शन है वो है बायोसिंथेसिस ऑफ प्लाज्मोजेन। बायोसिंथेसिस प्लाज्मोजेन की होती है, वो भी पेरोक्सिसोम में होती है। ये एक इसेंशियल फंक्शन आप कह लें पेरोक्सिसोम का है, जिसमें पेरोक्सिसोम जो है वो कैटालाइज करता है रिएक्शन को इन द फॉर्म ऑफ प्लाज्मोजेन विच आर द मोस्ट अबंडेंट क्लास ऑफ फॉस्फोलिपिड इन माइलिन, ठीक है। जो पेरोक्सिसोम है वो इम्पोर्टेंट है नॉर्मल ब्रेन फंक्शनिंग के लिए और लंग फंक्शनिंग के लिए, क्योंकि अगर पेरोक्सिसोम नहीं होंगे तो मोस्टली अब नॉर्मेलिटीज़ आ जाएंगी ब्रेन में भी और उसकी वजह से ब्रेन डिसऑर्डर्स भी होंगे। और जब डेफिशिएंसी होती है प्लाज्मोजेन की तो वो क्या कॉज करती है, वो अब नॉर्मेलिटी कॉज करती है इन माइलिनेशन ऑफ नर्व सेल्स। माइलिन शीट होती है हमारे एक नर्व सेल्स पे, जब हमारे पास प्लाज्मोजेन्स नहीं होंगे, प्लाज्मोजेन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी पेरोक्सिसोम के थ्रू, तो उसमें अब नॉर्मेलिटी किस में आएगी, माइलिनेशन में। माइलिन शीट नहीं बनेगी नर्व सेल्स पे, और जो कि एक रीज़न है कि पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर उसकी वजह से होते हैं और वो फर्दर आगे न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ की वजह बनते हैं।
क्योंकि जब पेरोक्सिसोम हमारे पास प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, वो बायोसिंथेसिस नहीं करेंगे प्लाज्मोजिन की, और जब प्लाज्मोजिन नहीं हमारे पास होगी तो मेलिनेशन नहीं होगी नर्व सेल्स में, तो उसकी वजह से जो नर्व डिसऑर्डर्स होंगे या ब्रेन डिसऑर्डर होंगे वो उसकी रीज़न ये बनेगी एब्सेंस ऑफ प्लाज्मोजिन या डेफिशिएंसी ऑफ प्लाज्मोजिन। जो हमारे पास नेक्स्ट रोल है या फंक्शन है पेरोक्सिसोम का, वो फोटोसिंथेसिस में है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है तो जो पेरोक्सिसोम है वो फोटो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में पार्टिसिपेट करता है, जहाँ पे कार्बन जो होती है वो रिकवर होती है। अब जब क्लोरोप्लास्ट में ऑक्सीजन रिबुलोज बाइफॉस्फेट के साथ मिलके आगे फर्दर बनाती है फॉस्फो ग्लाइकोलेट, तो उसमें जो ग्लाइकोलेट है वो बनता है क्लोरोप्लास्ट में, जो कि वहाँ से शिफ्ट हो जाता है हमारे पास पेरोक्सिसोम में, ठीक है। और पेरोक्सिसोम में जब ग्लाइकोलेट आता है तो ग्लाइकोलेट जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है एक और एंजाइम में जिसे हम कहते हैं ग्लाइसिन, और जब ये ग्लाइसिन में कन्वर्ट होता है तो इसको भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में जाके ये सीरीन में कन्वर्ट होता है और अगेन वो वापस भेज दिया जाता है पेरोक्सिसोम में। जब पेरोक्सिसोम में सीरीन आता है तो ये टर्न अगेन इसको हम जब वो पेरोक्सिसोम में सीरीन आएगा तो वहाँ से वापस वो फिर क्लोरोप्लास्ट की तरफ भेज दिया जाएगा, दैन इसको किसमें कन्वर्ट करके भेजा जाएगा, पेरोक्सिसोम इसको चेंज कर देता है ग्लिसरेट में और क्लोरोप्लास्ट की तरफ भेज देता है। अब इस सारे प्रोसेस में कोई भी एनर्जी गेन नहीं की जाती, और इसमें पेरोक्सिसोम का मेन रोल है कि उसने कार्बन को कैसे रिकवर करना है। जब ग्लाइकोलेट आएगा पेरोक्सिसोम की तरफ, उसने उसको ग्लाइसिन में कन्वर्ट किया, ग्लाइसिन से सीरीन में, एंड सीरीन से अगेन उसने ग्लिसरेट में कन्वर्ट करके उसको क्लोरोप्लास्ट की तरफ भेज दिया। कुछ और डिफरेंट फंक्शन है पेरोक्सिसोम के ह्यूमंस में, उसमें से जो मेन फंक्शन है वो यही है कि उसकी जो पेरोक्सिसोम होता है वो ऑक्सीडेशन के थ्रू फैटी एसिड की ब्रेकडाउन करता है, और वो पार्टिसिपेट करता है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को बनाने में, और बाइल एसिड्स के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, कोलेस्ट्रॉल की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, और लिपिड्स की सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करता है, जो कि फर्दर आके माइलिन बनाने में काम आते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि फैटी एसिड की डाइजेशन के लिए भी पेरोक्सिसोम यूज़ होते हैं, जैसे हमने बीटा ऑक्सीडेशन का पढ़ा था। और एक जो और मेन फंक्शन ये परफॉर्म करते हैं वो ये करते हैं कि जो एक्सेस अमाउंट में वापस प्यूरिन होती है वो एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट हो या गवानिन मोनोफॉस्फेट हो, उसको वो यूरिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर्स कौन कौन से, पेरोक्सिसोम्स की वजह से कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। ह्यूमंस में जो पेरोक्सिसोमल डिसऑर्डर होते हैं वो ज़्यादातर उसकी एंजाइम की अबनॉर्मल फंक्शनिंग की वजह से होते हैं, या सम टाइम कोई एंजाइम नहीं है या उसकी जीन नॉन फंक्शनल हो गई है, उसकी वजह से वो डिसऑर्डर्स होते हैं। और ज़्यादातर डिसऑर्डर्स नर्वस सिस्टम के ऑब्ज़र्व किए गए हैं। जो फर्स्ट डिसऑर्डर है हमारे पास वो है कि वो किस वजह से होता है, जब एक एंजाइम कैटालेज एंजाइम है उसकी एब्सेंस होगी या उसका लो लेवल होगा, उसकी वजह से ओरल अल्सर हो जाएगा, जो मुंह का अल्सर जिसे हम कहते हैं, ठीक है। जो सेकंड डिसऑर्डर है हमारे पास, ये वो डिसऑर्डर है जिसकी वजह से हमारी मतलब सुनने की जो हिस्सा है वो ख़त्म हो जाती है या नेल में अबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास डिसऑर्डर है वो है एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी। ये डिसऑर्डर एक्चुअली है कि ये एक एक्स लिंक्ड डिज़ीज़ है, एक्स लिंक्ड एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी हम इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये डिज़ीज़ उन जीन्स की वजह से होती है जो कि एक्स क्रोमोसोम पे होते हैं, और एक्स क्रोमोसोम पे होने की वजह से ये मोस्टली मेल्स में ये डिज़ीज़ डोमिनेंट होती है और उनमें ज़्यादा होता है ये डिसऑर्डर, ठीक है। अब ये डिसऑर्डर होता किस वजह से, ये भी एक प्रॉक्सिमल डिसऑर्डर है जो कि अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन की वजह से होता है। अबनॉर्मल एक्यूमुलेशन किसकी होती है, लॉन्ग चेन फैटी एसिड की जब एक्यूमुलेशन हो जाए तो उसकी वजह से जो होता है ये डिसऑर्डर होता है। और इसकी रीज़न क्या होती है, इसकी रीज़न होती है एक जीन में म्यूटेशन आती है जिस जीन पे एड्रेनोल्यूकोडिस्ट्रॉफी प्रोटीन मौजूद होती है। अब ये जीन आपके पास XQ28 जीन होती है जो कि
कोड करती है प्रॉक्सिमल मेम्ब्रेन प्रोटीन को, और उस प्रॉक्सिमल मेम्ब्रेन प्रोटीन का नाम होता है एडिनोल्यूकोडिस्ट्रोफी प्रोटीन। अब इस प्रोटीन का काम क्या है कि विदाउट दिस प्रोटीन जो है हम किसी भी लॉन्ग चेन जो फैटी एसिड को उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, उसकी ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। जब इस जीन में डिफेक्ट आएगा, म्यूटेशन आएगी, तो ये प्रोटीन भी वर्क नहीं करेगी, और जब ये प्रोटीन वर्क नहीं करेगी तो हमारे पास एक टॉक्सिक बिल्डअप हो जाएगा लॉन्ग चेन फैटी एसिड का। ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ में, ऑर्गन्स में, मोस्टली वो एड्रिनल कॉर्टेक्स में होता है और ग्लियल सेल्स में होता है, जिसकी वजह से रिज़ल्ट क्या आता है? रिज़ल्ट ये होता है कि हमारे पास जो माइलिन शीट होती है वो उसमें डीमाइलेशन हो जाती है। जो डीमाइलेशन होती है, मतलब डीमाइलेशन का मतलब होता है कि डैमेज्ड माइलिन होते हैं हमारे पास, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो कन्वे नहीं होता एक सेल से दूसरे सेल की तरफ। और जब मैसेज कन्वे नहीं होगा एक सेल से दूसरे सेल की तरफ, तो फिर जो एक मैसेज जाना होता है कि एक लॉन्ग चेन फैटी एसिड जो है उसने कन्वर्ट होना है या उसकी ब्रेकडाउन होनी, तो वो ब्रेकडाउन नहीं होगी। इसकी वजह से ये डिसऑर्डर होता है। अब ये फ्लो शीट है, इसमें आपको इजीली याद रह सकता है कि ये डिज़ीज़ या ये डिसऑर्डर किस वजह से होता है। एक जो सिंगल प्रॉक्सिमल इंजाइम है या एक जीन में म्यूटेशन है या प्रोटीन है वो एब्सेंट है, तो उसकी वजह क्या है? डिफेक्ट आ जाता है मेम्ब्रेन प्रोटीन में, जो कि ट्रांसपोर्ट करती है वेरी लॉन्ग चेन फैटी एसिड को। और जब वो उसकी ट्रांसपोर्ट नहीं करेगी, उसकी ब्रेकडाउन नहीं करेगी वो प्रोटीन या वो जीन के डिफेक्ट की वजह से, तो उसकी एक्यूमुलेशन हो जाएगी ब्रेन में, और ब्रेन में एक्यूमुलेशन की वजह से ये डिज़ीज़ होगी। नेक्स्ट है हमारे पास सिम्टम्स हमारे पास इस डिज़ीज़ के क्या होते हैं कि इसमें मसल्स में स्टिफनेस आ जाती है, वीकनेस हो जाती है, और वर्बल कम्युनिकेशन भी कम हो जाती है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो प्रॉपर वर्क नहीं करता, उसमें जो माइलिन शीट होती है वो प्रॉपर नहीं बनती, उसमें डीमाइलेशन हो जाती है, और वॉमिटिंग की कंडीशन भी इसमें हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास ज़िलविगर सिंड्रोम है। इस सिंड्रोम में क्या होता है, या इसको हम दूसरा नाम क्या कहते हैं? इसका दूसरा नाम होता है सेरेब्रो हिपैटोरिनल सिंड्रोम, जो कि एक कंजेनिटल डिसऑर्डर है, जिसकी रीज़न क्या होती है? रिडक्शन या एब्सेंस ऑफ फंक्शनल पेरोक्सिसोम। जब हमारे पास फंक्शनल पेरोक्सिसोम्स नहीं होंगे, फंक्शनल पेरोक्सिसोम कब होते हैं? जब उसमें मौजूद जितने भी एंजाइम होते हैं वो अपना प्रॉपर वर्क कर रहे हों। और इस सिंड्रोम की वजह क्या होती है? इसकी वजह होती है उन जीन में म्यूटेशन आ जाती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर मतलब जो जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऐसी प्रोटीन को इनकोड करना जो कि एंजाइम को असेंबल करते हैं पेरोक्सिसोम में। जब वो एंजाइम असेंबल नहीं होंगे, वो अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, तो हमारे पास पेरोक्सिसोम भी एम्प्टी रह जाएगा। वो भी मतलब या तो वो होगा ही नहीं, या फिर उसमें किसी चीज़ की कमी रह जाएगी, जिसकी वजह से ये सिंड्रोम होता है। अब इस सिंड्रोम की वजह से क्या होता है? ये भी इफ़ेक्ट करता है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, और इफ़ेक्ट करता है ब्रेन की डेवलपमेंट को, और सम टाइम इसमें डेथ भी हो जाती है। और ये मोस्टली इनहेरिटेड कंडीशन होती है जो कि डैमेज करती है वाइट मैटर को जो ब्रेन सेल में होते हैं, और इफ़ेक्ट करती है कि कैसे बॉडी मेटाबोलाइज करती है डिफरेंट सब्सटेंसेस को ब्लड में और ऑर्गन टिश्यू में। जब ये जीन में म्यूटेशन आ जाएगी तो अपना प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, और ये म्यूटेशन हमारे पास आती है डिफरेंट जीन्स में, डिफरेंट 12 जीन्स में, जो कि पेरोक्सिसोम की क्रिएशन और उसके प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए यूज़ होती है। इसलिए इसकी कोई हम ये भी नहीं कह सकते कि हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि इतनी ज़्यादा जीन्स को हम चेंज नहीं कर सकते। ये भी आपके पास एक फ़्लो शीट है, डायग्राम, उसमें भी आपको ये बताया गया कि अगर किसी जीन में म्यूटेशन आती है, वो जीन कौन सी है? वो जीन ऐसी जो इस तरह की प्रोटीन को इनकोड कर रही है, जो कि इन्वॉल्व होती है ट्रांसपोर्ट करने के लिए ऐसे एंजाइम्स को जो पेरोक्सिसोम के लिए ज़रूरी हैं। जब एंजाइम नहीं होंगे पेरोक्सिसोम में या प्रॉपर फंक्शन नहीं करेंगे, तो जो हमारे पास पेरोक्सिसोम है वो एम्प्टी होगा, और जब वो एम्प्टी होगा उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं होगी, तो हमारे पास ज़िलविगर सिंड्रोम जो होगी वो होगी, और उसकी वजह से ब्रेन और नर्वस सिस्टम इफ़ेक्ट।
अब ज़िलवेगर डिज़ीज़ के हमारे पास सिम्टम्स क्या होते हैं, इसमें दो तरह के सिम्टम्स हमारे पास आते हैं, एक्सटर्नल सिम्टम्स भी होते हैं और इंटरनल सिम्टम्स भी होते हैं। जो एक्सटर्नल सिम्टम्स होते हैं उसमें क्या होता है, डिफेक्ट आ जाता है फेस में, मतलब फेस की जो अपीयरेंस होती है उसमें चेंजिंग आती है और आई की डेवलपमेंट में, ठीक है। अब स्टैंडिंग आइज़ होती हैं और हाई फोरहेड होता है, मतलब जैसे अक्सर आपने बच्चों का देखा होगा कि फोरहेड आगे की तरफ बढ़ा हुआ होता है, ठीक है, वो इसमें एक सिम्टम आ जाता है। एक इंटरनल सिम्टम इसमें क्या होते हैं कि लिवर का जो साइज़ होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। लिवर की आप कह लें मतलब दो साइड्स होती हैं, जो लेफ़्ट साइड होती है वो उसकी नॉर्मल रहती है, जो राइट साइड होती है वो इस डिज़ीज़ में इनलार्ज हो जाती है।